नमस्कार, IBC24 के सभी दर्शकों को प्रणाम। स्वागत है आपका IBC24 माइंड समिट के इस फाइनल एडिशन। इस बार जो आपने माइंड समिट 2025 IBC24 पर देखा, ये हमारा स्टूडियो एडिशन। और स्टूडियो में अब तक आपने जितने भी सेशंस देखे, कैबिनेट मंत्रियों को सुना, विभागीय मंत्रियों के साथ साथ विधायकों को सुना, नगर सरकार के प्रमुखों को भी आपने सुना। लेकिन अब बारी है प्रदेश के नेतृत्वकर्ता 2023 में जिन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया, जो मुश्किल और चैलेंजिंग चुनाव था उसे जीतने के बाद पार्टी ने इन पर विश्वास किया और एक आदिवासी चेहरे को प्रदेश की कमान सौंप दी मुख्यमंत्री के तौर पर। बिना किसी और लंबी भूमिका के सीधे सीधे आपको मिलवाता हूं मैं IBC24 के इस स्टूडियो कम न्यूज़ रूम सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से। जोरदार तालियां बजाइए विष्णुदेव साय जी के लिए। छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया हमारे बीच में हैं और 2 साल पूरे कर लिए हैं सरकार ने और जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड भी रख दिया। लेकिन फिर भी आप सबके जनता के मन में कई सवाल होते हैं और आज यहाँ पूरी सहजता के साथ जब सौम्य मुस्कान से मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं तो आपसे हम कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं जो जनता के मन के हैं। और शुरुआत करूंगा मैं हमारे मुखिया से, रविकांत मित्तल जी, IBC24 के एडिटर इन चीफ। सर, सवालों की शुरुआत करें। धन्यवाद पुनीत। मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है IBC के इस स्टूडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 साल आपको पूरे हुए आज सत्ता में आए हुए। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूं जनता की तरफ से कि आप क्या मानते हैं कि पिछले 2 साल में आपकी क्या खास उपलब्धियां रहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अब आने वाले 3 सालों में आपका क्या विज़न है, जिससे आप जनता को यहाँ पे अवगत कराएं कि क्या करने जाने वाले हैं अगले 3 सालों में। सबसे पहले तो मैं आज के इस आयोजन के लिए श्री रवि मित्तल जी और पूरे IBC24 परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आज 13 दिसंबर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार के सफलतम 2 साल पूरे हुए हैं। तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को मैं नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर विश्वास किया। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी गारंटी पर विश्वास किया और 2023 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों को जनादेश दिया। और 2023 के विधानसभा चुनाव के समय हमारी पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से अनेकों वादे किए थे और उनके वादों को मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मुझे बताते हुए फ़ख्र होता है कि मात्र 2 साल के कम समय में मोदी की गारंटी के अधिकांश बड़े बड़े काम पूरा किए हैं। एक तो पिछली सरकार में गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया गया था। हर गरीब का एक सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो, सबके सिर में एक छत हो, लेकिन गरीबों का हक छीना गया था। पूरे 5 साल एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताते हुए फ़ख्र भी हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन बिना देरी किए 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और जो 40% राज्यांश देना पड़ता है, 60% इसमें भारत सरकार का रहता है, 40% राज्य का रहता है। तो हम लोग कैबिनेट में मंजूरी देते के साथ 40% राज्यांश की व्यवस्था किए और आज 2 साल के अंदर में पूरे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास
स्वीकृत हो गए हैं और लाखों लोग गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। पिछले समय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो उन्होंने एक साथ 3 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराए थे। उसके कुछ ही महीने बाद हमारे देश के पंचायत मंत्री आए थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, तो उनके कर कमलों से 51,000 लोग गृह प्रवेश किए थे। और अभी 1 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उस दिन करीब 4 लाख लोग मतलब पुनः गृह प्रवेश किए थे। तो इस तरह से एक बड़ी चुनौती हम लोगों ने पूरा किया। और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 80% लोग यहाँ पर खेती पर आधारित हैं। तो किसानों से भी वादा था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और 3100 रुपया प्रति क्विंटल का कीमत देंगे। तो 2 साल हो गए, अभी तीसरा साल सरकार धान खरीद रही है। और पिछले 2 वर्षों में 24 लाख से ज़्यादा किसानों का धान खरीदे, 145 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान की खरीदी किए और 3100 कीमत भी दिए। जो अंतर की राशि है, धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर सभी 24 लाख किसानों के खातों में अंतर की राशि भी भेजने का काम किए। हम लोगों का वादा था कि महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे और इसके लिए महतारी बंधन योजना का वादा था मोदी की गारंटी में। और सरकार गठन के 3 महीना के अंदर ही 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खातों में भेजना शुरू किए। और आज 22 किस्त भेज चुके हैं 2 वर्षों में और करीब 14,000 करोड़ से ज़्यादा महतारी बंधन के माध्यम से महिलाओं के खातों में पैसा भेज चुके हैं। और इसका अच्छा लाभ भी मिल रहा है। जब हम जाते हैं क्षेत्र में तो बहुत एक्साइटेड दिखती हैं महिलाएं, उनके चेहरों में बड़ी खुशी दिखती है। और कई बार हम पूछ भी लेते हैं कि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो अनेकों तरह का फ़ायदा बताती हैं। कोई कहती हैं कि हम अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा कर रहे हैं, तो कोई अपना छोटा मोटा व्यवसाय है सिलाई कढ़ाई का तो उसको बढ़ा रहे हैं, कोई सब्जी भाजी बेचने का काम करती थी तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी के अनेकों काम, आज तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं। 13 लाख लोग इससे 13 लाख परिवार इससे जुड़ा हुआ है। और विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में, और उधर तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है जी। तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 4,000 से 5,500 मानक बोरा किए। आपका चरण पादुका योजना जो पिछली सरकार ने बंद कर दिया था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि गर्मी के दिनों में तेंदुपत्ता तोड़ने का काम होता है और जंगलों में जाना पड़ता है, तो कई लोगों के पैर में चप्पल जूते भी नहीं होते हैं, तो गैंग्रीन जैसे बीमारी में पैर भी काटना पड़ा है। तो चरण पादुका योजना भी फिर शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री तो इस तरह से अनेकों काम मोदी के, और समय रहता तो और बताते जी। मुख्य लेकिन कुछ ऐसा 5 पॉइंट में एकदम संक्षेप में कि अगले 3 सालों में क्या करने वाले हैं आप, क्या आपका विजन है उसमें? देखिए, एक तो हमारे जो बेटा बेटी हैं बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने की भी बात है। और अभी 2 साल के अंदर हमको लगता है कि 10-12 हज़ार से ज़्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भर्ती का भी व्यवस्था हो रहा है और हर विभाग में भर्तियां चल रही हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके बाद भी हम अपने छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो एक हम लोग नई उद्योग नीति लाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, और बड़ा मेहनत से हमारे उद्योग मंत्री और उनकी टीम इस नीति को बनाए हैं और इसका अच्छा मतलब प्रतिसाद भी मिल रहा है। पूरे देश और विदेश में इसकी सराहना हो रही है। और अभी 1 वर्ष ही करीब हुए हैं नए उद्योग नीति को लॉन्च हुए, लेकिन करीब 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है प्रदेश को। और खाली निवेश प्रस्ताव नहीं मिला है, बल्कि कई चीज़ धरातल में
शुरू भी हो गया है। जी, मुख्यमंत्री जी। सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट का निर्माण वो शुरू हो गया है। AI बेस्ड डाटा सेंटर ये सबका काम शुरू हो गया है जी। और नई उद्योग नीति में हम लोग रोजगार को ज़्यादा महत्व दिए हैं। अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में स्थानीय 1000 लोगों को रोजगार देता है तो नई उद्योग नीति में विशेष प्रोत्साहन की भी व्यवस्था किए हैं। हमने आपको कल सुना मुख्यमंत्री जी, और जो बातें आपने की बड़े गौर से पूरे प्रदेश ने भी सुनी। यहाँ भी आपने 13 दिसंबर 2023 से उस यात्रा के हम सब साक्षी रहे हैं, तब से आपने शुरुआत किया, लेकिन मैं इस यात्रा को थोड़ा और पीछे ले जाऊँगा। आप बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं और आपकी यात्रा से एक साधारण आदिवासी की असाधारण कहानी निकलकर सामने आती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक पंच से, ग्राम पंच से लेकर जिस पोस्ट पर, जिस पद पर आप बैठे हैं, पूरा प्रदेश उसका एक एक नागरिक आपकी जिम्मेदारी बन चुका है। इस लंबी यात्रा को आप कैसे देखते हैं? इस लंबी यात्रा में आपके लिए, स्वयं के लिए क्या बदला, निजी तौर पर और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर? देखिए, जब मैं मात्र 10 साल का था तो हमारे पूज्य पिताश्री का निधन हो गया था। हमारे सर से पिता का साया उठ गया था और चूंकि परिवार में 4 भाइयों में मैं सबसे बड़ा था और विधवा माँ थी, विधवा दादी माँ थी, तो बड़ी चुनौती हमारे पास थी कि कैसे भाइयों को पढ़ाना, फिर अपनी माँ, अपनी दादी माँ को देखना, और खेती बाड़ी थी तो हमने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई के साथ साथ पूरा खेती बाड़ी भी देखा, सामाजिक जो दायित्व थे उसको भी निभाया। तो एक तरह से जो बचपन में जो मौज मस्ती करना होता है वो सब बिल्कुल हमारे नसीब में नहीं था, काहे कि 10 साल से जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी। और जब हम पढ़ाई पूरी करके घर में बैठे तो उसी साल पंचायत का चुनाव हो रहा था। तो गांव वालों ने कहा कि अब तो आपको घर ही में रहना है, खेतीबाड़ी करना है, तो पंच बनो, पंचगिरी करो। तो पंच से शुरुआत किया, 5 साल पंच रहा। तो चूँकि पंचायत में हम सबसे युवा भी थे और पढ़े लिखे भी थे, तो पंचायत के लोगों ने 5 साल हमारा काम देखा। तो अगला जब पंचायत का चुनाव आया तो सबने हमको निर्विरोध सरपंच बनाया और 6 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको तपकरा विधानसभा क्षेत्र से, उस समय छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश था, तो तपकरा से पार्टी अपना प्रत्याशी बनाया और 1990 में पहली बार विधायक बना। और पार्टी का जो भी दायित्व मिला हमको, उसको बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम करते गए। और आज हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तीसरी बार उनके बदौलत हम विधायक हैं और आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का दायित्व भी है। 4 बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से पार्टी के आशीर्वाद से सांसद के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला। मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी वर्ष 2024 से 19 के बीच में काम करने का सौभाग्य मिला। पार्टी ने 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी सौंपा। तो जो भी दायित्व पार्टी ने सौंपा उसको हमने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का प्रयास किया। ये हमारा सौभाग्य है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और ये जर्नी इसी तरह से जारी रहे। प्रदेश को आपके नेतृत्व का लाभ मिल रहा है। हमारे साथ विश्वेश ठाकरे जी हैं, मैनेजिंग एडिटर IBS 24। अगला सवाल मिलेंगे जी। बहुत शुभकामनाएं आपको 2 वर्ष पूर्ण होने पर और बहुत धन्यवाद IBC के इस दफ्तर में हम लोगों का सानिध्य आपने हम लोगों को दिया। आपने जैसे पहले बताया कि महतारी वंदन योजना और धान के समर्थन मूल्य की खरीदी एक बड़ी संबल प्रदान करती है पूरे प्रदेश की महिलाओं को, पूरे प्रदेश के किसानों को। लेकिन साथ ही एक सवाल यहाँ पर और खड़ा होता है कि एक बड़ा पैसा, बजट का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों योजनाओं में दे दिया जाता है और अभी जो स्थिति है थोड़ी सी उद्योगों की मंदी वाली स्थिति है। तो ये कैसे बैलेंस होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मदद करती है या आगे आने वाले समय में कैसे ये बैलेंस होगा कि जो खर्च एक बड़ा वहाँ जा रहा है उसको हम कैसे बैलेंस करके विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेकर आएँ? प्लीज़। देखिए, एक तो डबल इंजन की सरकार है और
माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, भारत सरकार का विशेष आशीर्वाद रहता है छत्तीसगढ़ पर। आज कुछ भी मांग हम लोग लेकर जाते हैं छत्तीसगढ़ से तो उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। आज रेलवे के बजट में 21 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। आदरणीय गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री हैं, तो आज करीब रेलवे में 47,000 करोड़ का परियोजना चल रहा है। 32 स्टेशन आज विश्व स्तर के बनाए जा रहे हैं। सड़क परिवहन में भी 18,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएँ छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही हैं और सभी विभागों में उम्मीद से ज़्यादा भारत सरकार का सहयोग मिल रहा है। और जहाँ तक स्टेट राजस्व की बात हम करेंगे तो पिछली सरकार में अनेकों लीकेज थे। जैसे मैं आबकारी की बात करना चाहूँगा तो उनके समय में करीब 6,000 करोड़ का राजस्व आता था, तो उसमें हम लोग FL10 वगैरह जो एक भ्रष्टाचार का एक रास्ता था वो सबको बंद किए और आज 10,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व आबकारी से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। GST कलेक्शन में भी लास्ट ईयर हमारा ये प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 रहा, तो वो भी करीब 18,000 करोड़ से ज़्यादा का GST में भी राजस्व प्राप्त हुआ है। और आपका माइंस में भी हम लोग करीब 14-15 हज़ार करोड़ राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से कई जो लीकेज थे उसको बंद करके भी हम लोग आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस तरह से मेंटेन हो पा रहा है। हितेश व्यास मेरे साथी हैं, सवाल लेंगे। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। जी नमस्कार। मेरा नाम हितेश व्यास है। मेरा सवाल कैबिनेट की मीटिंगों को लेकर है। दरअसल ये माना जाता है कि जनता से जुड़ाव किसी भी सरकार का जितना अच्छा है, सरकार की लोकप्रियता उतनी होती है। तो क्या, चूंकि अब तक कैबिनेट की मीटिंग्स जो हैं वो रायपुर या नया रायपुर में होती रही हैं, क्या डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग के बारे में भी आप विचार कर रहे हैं ताकि आप भी जनता के बीच में, अलग अलग इलाकों के बीच में जा सकें, वहाँ के लोगों का भी विकास होगा और लोग भी ये महसूस कर सकेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ के एक हिस्से में कोंटा में बैठा कोई व्यक्ति हो या सीतामढ़ी हरचौका में बैठा कोई व्यक्ति हो, वो भी सरकार से जुड़ाव महसूस कर सकेगा। क्या इस दिशा में कुछ आप सोच रहे हैं? जी बिल्कुल सोच रहे हैं। जैसे कई प्रदेश अलग अलग जगहों में अपना कैबिनेट का बैठक करते हैं, तो हमारे विचार में भी बिल्कुल है और आगे इसको अलग अलग जगहों में करेंगे। वैसे जो प्राधिकरण वगैरह के बैठक हम लोग अलग अलग करते रहे हैं, जैसे जसपुर सरगुजा विकास प्राधिकरण है, उसका बैठक जसपुर में किए थे। बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक चित्रकूट में किए थे। तो इस तरह से प्राधिकरण का बैठक तो हम अलग अलग जगह कर रहे हैं, लेकिन अब कैबिनेट के बैठक को भी अलग अलग जगह में करेंगे ताकि वहाँ भी सरकार पहुँचे, वहाँ भी चहल पहल हो। चलिए, वरुण श्रीवास्तव जी वरिष्ठ साथी हमारे, वो सवाल पूछेंगे। नमस्कार। जी नमस्कार। पहली बार देश के अंदर किसी सरकार ने नक्सल की डेडलाइन तय की, उसका ब्रेकअप बनाया, बीच बीच की मीटिंग्स हुई, फॉलोअप्स हुए और ऐसा लगता है अभी तक की सारी रणनीति और रीति नीति देख करके 31 मार्च को देश से नक्सलवाद जो है अलविदा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो बस्तर है उसकी क्या परिकल्पना है? फिलहाल हमको एक नियत नेल्ला नार एक नीति, एक योजना दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त तो और भी कोई सोशल कनेक्ट की ऐसी योजनाओं की कोई प्लानिंग है जो वहाँ आई जाएंगी? चूँकि 31 के बाद वहाँ से फोर्स का काम तो खत्म हो जाएगा, अब काम आता है राजनेताओं का, आपका, समाज का, संसार का। इसकी क्या योजना है? देखिए, छत्तीसगढ़ वैसे तो एक समृद्ध प्रदेश है, कहे कि यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा भी भरपूर है, 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और यहाँ पर मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान भी हैं और उसके बाद भी यहाँ पर गरीबी थी और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में, जबकि बस्तर को हम धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। वहाँ पर अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, आपका बुझमाड़, लंबा चौड़ा डेंस फॉरेस्ट है। उसके बाद भी उस क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक था नक्सलवाद
और 2023 में जब हम लोग सरकार में आए, उससे पहले की सरकार भी अपने हिसाब से लड़ती रही। हालांकि कांग्रेस की जब सरकार थी उसमें ठीक से लड़ी नहीं गई, और जब 2023 दिसंबर में हम लोग सरकार में आए और अगले ही महीना जनवरी 2024 में माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पधारे और नक्सलवाद को लेकर एक बैठक किए, तब पता चला कि जो पूरे देश में नक्सलवाद है, जो एक राष्ट्रीय समस्या है, उसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में है। 75% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार भी हो गई और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने इस संकल्प और एक डेडलाइन तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 को समूचे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। तो उस समय हम लोगों को भी लगता है कि कैसे माननीय गृह मंत्री जी ने इतना बड़ा घोषणा कर दिया, लेकिन उनकी कुशल रणनीति और उनका जो जवानों का हौसला अफजाई करना, उनके बीच में कैंपों में जाना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ भोजन करना, फिर आसपास के गांवों में जाना, लोगों के बीच में चौपाल लगाना, तो ये सबसे इतना हमारे जवानों का मोरल बूस्ट हुआ, इतना साहस हुआ कि आज लगातार सफलताएं मिल रही हैं और बड़े बड़े जो माओवाद हैं सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। बसव राजू जो मतलब माओवाद का सबसे बड़ा सीसी मेंबर था, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ और भी अनेक न्यूट्रलाइज हुए। तो लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हमें कह सकते हैं कि 2 वर्षों की लड़ाई में एक तो हम जवानों के साहस को भी नमन करना चाहेंगे, और नक्सलवाद की कमर ही टूट गई है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि नक्सलवाद तो समाप्त होगा, लेकिन उस क्षेत्र में हम लोग को विकास भी पहुंचाना है। और इसके लिए जैसा आपने कहा कि नियद नेलानार, ये गोड़ी भाषा में है और इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। तो इस योजना के माध्यम से हम लोग विकास को गांवों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और अब माननीय गृह मंत्री जी ने उसका दायरा भी बढ़ा दिया है। पहले एक सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस उसका वो क्षेत्र होता था, अब उसको बढ़ा के 10 किलोमीटर उन्होंने कर दिया है। तो अभी करीब 400 गांव से ज़्यादा आबाद हो चुके हैं। पहले वहाँ कोई जाता नहीं था, पैसा सेंक्शन करने के बाद भी कोई वहाँ रोड बनाने को तैयार होता नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर सड़कें भी बन रही हैं, बिजली भी पहुँच रही है, घरों में हम लोग पानी भी पहुँचा रहे हैं। राशन वहाँ पर नहीं पहुँचता था, राशन कार्ड भी बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, वहाँ पर दूर संचार के साधन खड़े हो रहे हैं। स्कूल जो बंद पड़े थे, जहाँ खाली गोलीबारी की आवाज़ आती थी, आज वहाँ स्कूल की घंटियाँ बज रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। तो ये तो नियद नेलानार योजना के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के और विशेषकर बस्तर की चिंता भारत सरकार की है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की है, और आज बस्तर ओलंपिक का समापन हम लोगों ने किया है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से बस्तर ओलंपिक का समापन हुआ है। ये पिछले साल से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई है और पिछले साल 1,65,000 लोग इसमें भाग लिए थे, और इस बार हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस बार 3,91,000 हमारे बेटा बेटी मतलब भाग लिए थे, जिसमें कि नुआबाट कहने से नया मार्ग, इसमें 700 से ज़्यादा संभाग स्तर में आत्मसमर्पित नक्सली वो भी इस बस्तर ओलंपिक में भाग लिए। तो आज भव्य समापन बस्तर ओलंपिक का हुआ है। तो आज उन्होंने घोषणा किया है कि अब ये जो 7 जिले हैं नक्सल प्रभावित जिले बस्तर संभाग के, अब इसको सबसे विकसित जिला और संभाग बनाएंगे, और इसके लिए आने वाले 5 साल का रोड मैप तैयार हो रहा है। और 5 सालों में ये 7 जिले के हर गांव में, हर गली मोहल्ले में सड़क पहुंचाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम
और पानी पहुंचाने का काम, सरकार की जो भी योजना है, सबके घर में गैस का सिलेंडर, ये सब करने का काम, अच्छा वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा, अच्छे स्कूल, ये सब खोलने का उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है। और हम लोग उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर को भी बढ़ाएंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं तो उसका भी वैल्यू एडिशन करा के वहाँ के लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे। पशुपालन को भी बढ़ा रहे हैं। एक वहाँ हर परिवार को 2 गाय भी देना शुरू किए हैं और एनडीडीबी से सरकार का समझौता भी है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से, और वो पूरा उस क्षेत्र के लोगों को सिखाएंगे कि कैसे गाय का पालन पोषण करना चाहिए जी, बीमारी होगी तो कैसे इलाज करना चाहिए, दूध का संकलन भी करेंगे। तो और उस क्षेत्र को हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और नई उद्योग नीति में पर्यटन को भी शामिल किए हैं और अपार संभावनाएं हैं बस्तर के अंदर में। और एक चीज़ और बताते हमको गौरव होता है कि ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन संस्थान है वो पूरे 60 कंट्री में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है। उसमें अपना बस्तर का एक धुड़मारास गांव का चयन हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा फक्र का विषय है। एक होम स्टे होता है जी, होम स्टे में सीधे सीधे वो परिवार आर्थिक रूप से लाभान्वित होता है जी, जिसमें फॉरेनर आते हैं, कई महीने रहते हैं, उनकी संस्कृति को जानना चाहते हैं। हमने भी तो हम लोग होम स्टे को भी उद्योग में शामिल किए हैं और वहाँ लोगों के घर बन जाएं, ये प्रयास हो रहा है। डिटेल में हमने वो खबर भी दिखाई जी। और जैसे आपने कहा कि आपको बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है, तो हम भी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि 2008 से लेकर अब तक बस्तर जब झुलस रहा था, जल रहा था, उसकी पीड़ा की आवाज़ भी IBC 24 बना। और आज जब ये बदलता बस्तर है, तेज़ी से विकसित होता बस्तर है और अगले 5 वर्षों के लिए जो आपने संकल्प बताया केंद्र की सरकार का और आपकी सरकार का, तो उसकी भी आवाज़ हम बन रहे हैं और इस बदलाव के साथ हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। और इस पर आपने डिटेल में कल भी बात रखी, आज भी हमने जगदलपुर के मंच से सुनी। बहुत सारे ऐसे लोगों के प्रश्न हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं में से मेरे एक साथी राजेश राज जी हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। राजेश। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। राजेश राज नाम है मेरा। एक सवाल में, चूँकि ये सौभाग्य है कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आप आदिवासी वर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक बड़ी जो संभावना है खास करके सरगुजा और बस्तर संभाग के आदिवासी बच्चों को, कि उनमें स्पोर्ट्स जो स्पिरिट है, क्वालिटी है, वो बहुत है। और देश के उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, यहाँ के आदिवासी अंचलों से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी निकल कर के सामने आए हैं। तो ऐसा क्या कुछ आप करें कि कम से कम ये जो आदिवासी बेल्ट है हमारा, यहाँ से भी उतने ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच वाले, और आपने तो कल घोषणा भी की, मैं था उसमें, कि अगर ओलंपिक जीत करके आते हैं तो हम 3 करोड़ की इनाम राशि उनको देंगे। तो वो प्रयास अगर आपकी तरफ से हो जाए और उस प्रयास से हमारे यहाँ उस आदिवासी अंचल से ओलंपिक विनर्स मिल जाए, तो सर क्या प्लानिंग है, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, खेल को भी हम लोग यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं और पिछली सरकार में जो खेल अलंकरण समारोह बंद हो गया था उसको फिर से चालू किए हैं। और ये जो पिछले साल से बस्तर ओलंपिक कर रहे हैं बस्तर के अंदर में, वो भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए है। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया चलाया है देश में, तो उसका भी हम लोग हर ज़िले में कार्यालय बना के खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर रायपुर के अंदर देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग खेल का आनंद लिए हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद लिए हैं। तो इसी तरह से जगह जगह और भी स्टेडियम और मिनी स्टेडियम इसका निर्माण हम लोग करा रहे हैं और जगह जगह एकेडमी भी खोल रहे हैं। अभी आर्चरी का रायपुर में भी बनने जा रहा है। और हमारा जो क्षेत्र है जसपुर ज़िला है, वहाँ पर कोरवा लोग हैं और बड़े वो तीरंदाज होते हैं। पहले तीर से ही शिकार करके, मतलब तीर धनुष से ही वो जानवरों का शिकार करते थे। तो वहाँ भी
एक आर्चरी का एकेडमी खुल रहा है और इस तरह से हम लोग यहाँ पर खेल को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोगों ने घोषणा किया है कि अगर यहाँ का बेटा बेटी कोई ओलंपिक में खाली भाग लेता है तो 21 लाख रुपया प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी, और अगर स्वर्ण पदक जीत के लाता है ओलंपिक से तो सरकार 3 करोड़ रुपया प्रोत्साहन स्वरूप देगी, और रजत पदक अगर जीत के लाता है तो 2 करोड़, और कांस्य पदक जीत के लाता है तो मतलब 3 करोड़ रजत पदक में और कांस्य पदक में 2 करोड़, ऐसा प्रोत्साहन के स्वरूप सरकार देगी। तो ये सब खेल को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये सरकार का एक प्रयास है। जी, सौरभ सिंह परिहार साथी हैं मेरे। सौरभ जी। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये था कि हम लोग लगातार देख रहे हैं, आप जो है विदेश दौरे पर भी गए, 2 देश गए, और लगातार मेट्रो शहरों में आप जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार जा रहे हैं, और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का आपको जो है निवेश प्रस्ताव मिला है सर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कब तक जो है ज़मीन पर आ जाएंगे, और 2028 में जब आप जाएंगे तो ऐसे 3-4 बड़े कामों को बता पाएंगे जिसके जरिए भी लोग जो है बीजेपी अर्थात आपको वोट दे दें? जी बिल्कुल, वैसे हम बता चुके हैं नई उद्योग नीति, और उसके कारण 8 लाख करोड़ का जो निवेश आया है, और जैसे मैंने बताया भी कि सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है, AI बेस्ड डाटा सेंटर का काम शुरू हो गया है, टेक्सटाइल का आ रहा है, टेक्सटाइल उसके लिए भी ज़मीन वगैरह दे दिए हैं, कई उद्योग के लिए ज़मीन चिन्हित हो गया है, अब बहुत जल्दी वो धरातल में आएगा। टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध होता है, यहाँ पर निफ्ट आ रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं कि उनको भवन वगैरह बनाने में 1-2 साल लगेंगे, लेकिन अब कई जगह खाली भी हो रहे हैं, नए नए जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको पहले दे देंगे तो पहले भी शुरू हो जाएगा उनका काम। नाइलेट आ रहा है, तो इस तरह से कई उद्योग धंधे आ रहे हैं, और हमको लगता है कि ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, 28 तक का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 26-27 के दशक में ही मतलब बहुत सारे धरातल पर आ जाएंगे। अब उनका प्रस्ताव तो आया है कहीं पर, और चूँकि अब देखते हैं सबका विचार हो जाएगा, तो कहे कि उपयोग होना चाहिए। कोई भी अच्छा इमारत है जी, उपयोग होता है तो उसका रख रखाव भी होता है, और अगर वो खाली हो जाता है तो मतलब बड़ा इमारत भी ध्वस्त हो जाता है, जबकि देख रेख होता रहता है तो झोपड़ी भी लंबा चलता है। जी, हमारे साथ शाहनवाज हैं, आप डिजिटल टीम को देखते हैं, हेड करते हैं। शाहनवाज जी पूछिए। जी नमस्कार मुख्यमंत्री। नमस्कार। मेरा सवाल डिजिटल युग से ही जुड़ा हुआ है कि अब तो हम सब डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप भी क्या न्यूज़ कंटेंट को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कंज्यूम करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या कमेंट भी कभी पढ़ते हैं कि आपके दिए हुए बयानों पर लोग क्या रिएक्शंस दे रहे हैं, और कैसा लगता है आपको? देखिए, समय तो कम मिलता है, लेकिन समय हम निकालते हैं, सवेरे सवेरे थोड़ा समय रहता है तो उस समय हम ये सब भी देखते हैं, सोशल मीडिया भी, और अपने परिवार से और यार दोस्तों से फ़ोन पर बात भी करते हैं। और हमारा सबसे पसंदीदा चैनल IBC 24 है तो उसमें भी हम न्यूज़ देखते हैं, और करीब मतलब 1-1:30 बजे आसपास डिबेट होता है, तो डिबेट में आप पुनीत जी को, फिर रवि जी का एक कार्यक्रम आता है, ये सब हम देखते हैं। इस बात पे एक बार जोरदार तालियां हो जी जाए। जी 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 हाँ जी 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 जी। चलिए, अच्छी बात है। चूंकि आपसे सब लोग पूछना चाह रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको जी बोल के कि ताकि सबको अवसर मिल जाए। मैं अपने अगले साथी की तरफ बढ़ना चाहूँगा, यहाँ से आयुषी के पास में एक सवाल। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम आयुषी गुप्ता है, रामानुजगंज की रहने वाली हूँ। गुड गवर्नेंस को लेकर मेरा सवाल है। गुड गवर्नेंस पे आपका हमेशा बहुत जोर रहा है, इसमें रिमार्केबल काम क्या क्या रहा है आपका? देखिए, छत्तीसगढ़ पहली सरकार होगी जहाँ पर गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं, और उसमें अच्छा काम हो भी रहा है। और हमारा
जो मंत्रालय का ऑफिस है वो ई प्रणाली से चल रहा है, तो इससे समय पर फाइल चल भी रहा है और पारदर्शिता भी आ रहा है और जनता भी हमारे फाइल के विषय में जानकारी रख सकती है, देख सकती है। तो और हर क्षेत्र में भी हम लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी काम में फ़र्क पड़ा है। जैसे पिछली सरकार में कई चीज़ ऑफलाइन में होते थे, उसको सबको बंद करके अब सब ऑनलाइन कर दिए हैं, तो उससे एक तो समय का भी बचत हो रहा है, समय पर काम भी हो रहा है और जो करप्शन के जो रास्ते थे वो भी सब बंद हो रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछली सरकार में कोयला पर ही एक टीपी जारी करने का 25 रुपया टन लगता था ऑफलाइन, तो उसको हमने समाप्त कर दिया है। सब अब ऑनलाइन घर बैठे भी टीपी जारी करा सकते हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में हम लोग डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जी शुभांगी मेरे और एक यंग साथी हैं, पूछना चाह रही हैं आपसे कुछ। मुख्यमंत्री जी पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार। सर मेरा जो सवाल है उसके पहले मैं एक छोटा सा किस्सा आपसे जुड़ा हुआ है जो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आपके सामने। जब आप छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय आपको एक गांव जाना था कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए, और गाँव के पहले एक नदी थी जिसका पुल उस समय किसी वजह से टूटा हुआ था, तो आपने तैर कर नदी पार की और आप कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुँचे, मतलब आपने मीटिंग कैंसिल नहीं की। और तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप खुद को आदिवासी समुदाय का रोल मॉडल मानते हैं? देखिए, जब 90 के आसपास 1990 में पहली बार हम विधायक बने तो उस समय तक बहुत विकास नहीं हुआ था। एक तो हमारे गांव के पास एक बहुत चौड़ी नदी है, मैनी नदी करके, तो लोग बोलते थे कि इसमें तो पुल कभी बनेगा ही नहीं, कहे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो 99 में हम पहली बार सांसद बने और केंद्र में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार में किया। इसके पहले अलग से कोई मंत्रालय का गठन नहीं था, पहली बार ये 1999 में हुआ। तो हम उस मंत्रालय से पैसा लाके उस पुल को बनवाए, नहीं तो उसके पहले जब हम विधायक थे तो रोज़ हम 2 टाइम विधायक थे अविभाजित मध्य प्रदेश में, तो पूरा कार्यकाल हम मोटरसाइकिल से चलाए। जब कोई विशेष ज़रूरी होता था तो किराए का 4 व्हीलर लेते थे, अन्यथा पूरा हम दौरा मोटरसाइकिल से करते थे। तो वहाँ नाव चलती थी उस नदी में, तो नाव में मोटरसाइकिल रख के पार करके फिर दौरा करके आते थे। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि शाम हो जाता था, नाविक चला जाता था, तो कई बार हम गले गले तक पानी में चल के भी पार होते थे। और जैसा आपने कहा कि एक गांव तैर के तो नहीं, लेकिन पानी में चल के पार हुए, कहे कि उसमें तैरने मतलब चल के भी पार हो सकते थे, इतना पानी था, मतलब कमर से थोड़ा नीचे पानी था। लेकिन वो कार्यक्रम पोस्टपोन नहीं किए। तो आज तो 25 वर्षों में बहुत विकास हो गया है, सड़क पुल पुलिया सब कुछ, बिजली पानी पहुंच गया है। नहीं तो हम तो ऐसा समय भी देखे हैं कि रोड नहीं होते थे गांव में। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, जिन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिया। आज सभी गांव डामर रोड से जुड़े हैं, नहीं तो पहले डामर रोड कहने से गांव के लोग बासी पकड़ के देखने जाते थे कि ये डामर रोड होता क्या है, कैसी होती है। हाँ कैसी होती है, हाँ कैसी होती है डामर रोड। बासी पकड़ के, बासी समझ रहे हैं ना, भोजन पकड़ के जाते थे दूर, मतलब इतना दूर होता था कि भोजन पकड़ के जाना पड़ता था। लेकिन आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण गांव-गांव डामर रोड से जुड़ा है। अभी 750 गांव का फिर मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का पहली बार स्वीकृति मिला है। जैसे पहले बड़ी आबादी से शुरू किए, अब छोटी आबादी की ओर जा रहे हैं। तो अब तो ट्राइबल क्षेत्र में 100 की आबादी पर और सामान्य क्षेत्र में 250 की आबादी पर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की स्वीकृति हो रही है। तो अभी हाल ही में करीब 750 गाँव के लिए उतना रोड स्वीकृत होकर आया है। जी हमारे साथी हैं राहुल सौमित्र, वो पूछेंगे अब। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार।
मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। चूँकि 3.5 साल पहले जब यहाँ मैं रायपुर आया नौकरी के लिए, प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो मेरे घर वाले चिंतित थे, ये नक्सल उस एरिया में कहाँ जा रहे हो, दिल्ली की नौकरी छोड़कर। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अब देखिए स्थिति कितनी बदल गई है। 3.5 साल में मैं देख रहा हूँ कि जो घोर नक्सली इलाके थे, वहाँ स्कूल खुल रहे हैं, गांव बस रहे हैं। तो अगर आप उन इलाकों के विज़िट किए हों, वहाँ पर गए हों, तो आपका पर्सनल अनुभव क्या रहा है? चूँकि ये विदेशी मीडिया भी जानना चाहती है, आपको कल बहुत देखेगी कि इस पर क्या अनुभव रहा है अभी उन घोर नक्सल इलाके एरिया में। देखिए, वैसे तो अभी 2 साल के दरमियान हम बहुत कैंप भी गए, और एक रात तो हम एक कैंप में सोए भी हैं रात भर, और रात में उनके साथ भोजन भी किए। हमारा छत्तीसगढ़ का एक सीआरपीएफ का बटालियन है, तो उनके कैंप में गए थे, रात को उनके साथ भोजन किए। रात में उन्होंने 1-1.5 घंटे का कल्चरल प्रोग्राम भी किया, उसमें भी उनके साथ थे, और सवेरे वहाँ से आए। तो इस तरह से अनेकों जगह जाने का मौका मिला, माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी जाने का मौका मिला। लेकिन जो सुशासन त्यौहार अभी हम लोगों का चला पिछले गर्मी के दिनों में, और उस समय हम एक सुरक्षा कैंप गए थे, मुलेर गए थे, एक पहाड़ी के नीचे में वो सुरक्षा कैंप है। तो हमने गांव वालों का चौपाल लगाया, तो वहाँ पर उनसे हाल चाल पूछ रहे थे। तो सज्जन बताए वो पहाड़ी को दिखा के कि हम लोग का राशन का दुकान वो पहाड़ के उधर है, और राशन लेने के लिए हम लोग को 3 दिन लगता है। यहाँ से जाते हैं, वो पहाड़ के ऊपर में गांव है, वहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं, भोजन बना के खाते हैं, फिर अगले दिन जाते हैं, फिर चावल वहाँ से उठा के फिर रात हो जाता है तो उसी गांव में आके सोते हैं, और फिर 3 दिन में मतलब अपना राशन ला पाते हैं। और मतलब हम लोगों की सरकार आने के बाद वहाँ नया राशन दुकान खुल गया, आज उसी गांव में उनको राशन मिल रहा है। तो इतना खुश थे वो गांव वाले कि मत पूछे उनकी खुशी, उनके चेहरों में जो मुस्कान, उससे बहुत आत्मसंतुष्टि हुई। जी, विशाल श्रीवास्तव साथी हैं मेरे। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। आपने जैसे जिक्र किया नई उद्योग नीति का, और निवेश काफ़ी आ रहे हैं, इसका भी आपने जिक्र किया है। मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ी लोगों को, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको कितनी प्राथमिकता मिलेगी? जैसे नए उद्योग आते हैं, उन पे रोज़गार मिलेगा, रोज़गार का आपने जिक्र किया कि उसका रोड मैप आपका तैयार है 3 साल का, 5 साल का। लोकल लोगों को, छत्तीसगढ़ के ही लोगों को, उसमें कितना आपका क्या प्लान है कि उनको ही प्राथमिकता दी जाए? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार में भी बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, और अगले चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो लोकल के लिए कितना आपका रोड मैप है? देखिए, नई उद्योग नीति में एक तो बस्तर और सरगुजा संभाग को विशेष फोकस किए हैं, और अगर हमारे ST/SC वर्ग के कोई उद्यमी बनना चाहता है तो उनको 1 रुपया एकड़ में उनको ज़मीन देने का भी प्रावधान हमारी नई उद्योग नीति में उसमें है। और जगह जगह हम लोग उद्योग के लिए जगह भी चिन्हित कर रहे हैं। जैसे आपका बस्तर में ही नगरनार स्टील प्लांट है, उसके पास ही नियानार है, वहाँ 118 एकड़ ज़मीन को हम लोग औद्योगिक पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। और ST/SC हमारे जो बेटा बेटी हैं या कोई नक्सली समर्पित भी है, वो भी अगर उद्यमी बनना चाहता है तो उनको, महिलाओं को विशेष उसमें प्राथमिकता है। और नई उद्योग नीति में, और वहाँ जो बस्तर में फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका भी वैल्यू एडिशन करा के उनको भी रोज़गार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जसपुर में महुआ होता है, वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में महुआ होता है, लेकिन अब तक महुआ का इस्तेमाल खाली रस के रूप में होता था लेकिन अब हमारे जसपुर में जसप्योर नाम से महुआ का लड्डू बन रहा है, अचार बन रहा है, कैंडी बन रहा है, और मतलब वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इतना मांग है, हमको लगता है कि कभी खाए होंगे, नहीं तो हम उपलब्ध कराएंगे। पूरा देसी घी से बनता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरह से जगह जगह
आपके बस्तर में इमली है, तो ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी वैल्यू एडिशन करा के हम लोग लोगों को रोज़गार से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि लोकल लोग पशुपालन भी उनका एक क्या कहना चाहिए, उनका वो है, मतलब उसमें वो लोग पारंगत हैं, तो हम लोग पशुपालन को भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि एनडीडीबी के साथ समझौता भी किए हैं जी। और इस साल के बजट में आप देखेंगे तो मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, इस सब में विशेष बजट का भी प्रावधान किए हैं। और खेती को भी आगे बढ़ाने के लिए सिंचाई का साधन बढ़ा रहे हैं। अभी हम पता किए कि पूरे प्रदेश में पुरानी सिंचाई योजना कितनी है जो आंशिक रूप से या मेजर रूप से क्या बोलते हैं डैमेज हैं, कहीं कैनाल टूटा है, कहीं का गेट टूटा है। तो विभाग ने बताया कि 1500 ऐसे मतलब योजनाएं हैं जिनको दुरुस्त करने से 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ सकता है। तो हमने पूछा कि इसके लिए कितना मतलब पैसे की आवश्यकता है, तो 2800 करोड़ बताया। हमने एक झटके में 2800 करोड़ रुपया उसके लिए पास किया। और ये सब विशेषकर सरगुजा, बस्तर ऐसे क्षेत्रों की सिंचाई योजनाएं हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंचाई का साधन भी, उसका भी रकबा बढ़ा रहे हैं। जी, भावेश सवाल पूछेगा अपना, ये हमारे असाइनमेंट के साथी हैं। सर, जैसे कि भी आपने टूरिज़्म की बात की, तो मेरा सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस आपकी कौन सी, जहाँ आप घूमना चाहेंगे? चित्रकूट है, चित्रकूट का वाटरफॉल, और वहाँ नीचे रात में लाइट और उसमें क्या बोलते हैं बोट में बैठ के जो वहाँ घूमने का आनंद है वो अलग ही है। वहाँ बार बार जाने का मन करता है। चलिए, ये आपको भी पता चल गया उनका फेवरेट डेस्टिनेशन, और आई एम श्योर कि जो नहीं गए होंगे वो ज़रूर जाएंगे। अब मेरे साथी नवरत्न पाराशर। हाँ मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। आपको एक फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। जब आप केंद्र में थे, दिल्ली में सांसद रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, तब ऐसा सुनने में आता है कि जो आपका आवास था वहाँ पर, तो वो मिनी एम्स के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ से लोग आके वहाँ पर आप उनकी मदद करते थे। उसके बारे में कुछ किस्सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बीमार जनों का इलाज कराना मेरी हॉबी में है, और जब हम एमएलए बने तब से इसमें विशेष रुचि है। और जब सांसद बने 99 में, तो उस समय एक ही एम्स होता था दिल्ली में, और भारी प्रेशर होता था। पूरे देश से लोग इलाज के लिए जाते थे, तो हमारे क्षेत्र से भी बहुत जाते थे। तो एक तो पहली बार एम्स वाले बताए कि ऐसा केस पहली बार आया है। एक हमारे क्षेत्र का ही ड्राइवर था, और ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ पर उसको चोट आई थी, और मांस का लोथड़ा बढ़ के 16 किलो का हो गया था। तो हमेशा वो चादर ओढ़े रहता था, जैसे बच्चे को गोदी किया है। बाद में उसको ड्राइविंग करने में भी दिक्कत आने लगा, कहे कि स्टीयरिंग और वो बीच में प्रॉब्लम होता था। जब वो हमारे सामने आया तो हम उसको एम्स में लेके गए, और 16 किलो का मांस का लोथड़ा काट के निकाले थे। तो बहुत प्रेशर होता था, और एक एक फ्लैट हम लोग को मिलता था वहाँ पर दिल्ली में सांसद के नाते, तो हमेशा भरे रहते थे वहाँ। तो हम अपना खाली एक बेड भर सुरक्षित रखते थे अपना, बाकी सब तरफ। और दिलीप सिंह जूदे जी उस समय सांसद होते थे, और अटल जी की सरकार में राजमंत्री के रूप में भी काम किए। तो कभी कभी अचानक वो हमारे रूम में आ जाते थे, वॉकिंग में निकलते थे, तो हमारे फ्लैट के नीचे ही चाय का कैंटीन था। तो कभी कभी वो चाय पी के हमारे यहाँ जाते थे, तो देखते थे पूरा सामान बिखरा पड़ा है, ऐसा वैसा है। तो बोलते थे, यार तुम रहते कैसे हो ऐसे में, तो पूरा मिनी एम्स बना के रखे हो। तो फिर हम लोगों ने निवेदन किया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि आप अन्य प्रदेशों में भी एम्स के ब्रांचेस खोलेंगे तो यहाँ जो प्रेशर है वो कम होगा। और उन्होंने हम लोग की बात मानी थी, और उस समय 6 प्रदेशों में एम्स की स्वीकृति हुई थी, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी था। तो और फिर उस समय यहाँ सरकार अपनी थी,
छत्तीसगढ़ में 2000 के बाद में, तो डॉक्टर साहब भी बोलते थे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चिट्ठी लिखता है बीमारी के इलाज के लिए तो आप ही लिखते हो। और उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हर चिट्ठी में वो पैसा स्वीकृत करते थे। तो इस तरह से मतलब ये हमारी हॉबी ही रही है। और उस समय प्रधानमंत्री राहत कोष होता है एक पीएम साहब के अंडर में, तो जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसमें उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया कि विदिन 7 डेज मतलब पैसा सेंक्शन होना चाहिए और संबंधित अस्पताल के अकाउंट में मिल जाना पैसा मतलब जाना चाहिए। तो हमको जब अगले चुनाव की तैयारी करनी थी, हालांकि 19 में सबका टिकट हम लोग का वो हो गया था, तो उस समय हम पता किए थे तो 12 करोड़ रुपया हम 5 साल में प्रधानमंत्री राहत कोष से बीमारी के इलाज के लिए लोगों को दिलवाए थे। जी, समय का थोड़ा अभाव है। प्रमोद मेरे एक साथी हैं। जी प्रमोद भाई। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद साहू है। नमस्कार। छत्तीसगढ़ निर्माण को सर 25 साल पूरे हो गए हैं और आपके कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके काम की तारीफ खुले मन से की है सर, इस प्रशंसा को किस तरीके से देखते हैं आप? अब देखिए, वैसे तो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पूरा छत्तीसगढ़ उनका देखा हुआ है। कहे कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले वो संगठन प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं और बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में भी हमको मालूम है कि मोटरसाइकिल में भी वो दौरा किए हैं। और आज जब वो देखते हैं 25 वर्षों में, एक तो 15 वर्षों में भी छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। नहीं तो ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ भूखमरी होती थी, लोगों को कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था और कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था, भूखे लोग सोते थे। और मुझे याद है जब मध्य प्रदेश में हम विधायक थे तो हमारे ही ज़िले में, उस समय जसपुर ज़िला बना नहीं था, रायगढ़ ज़िले में आता था, तो लोग भूख से मर गए थे। और विधानसभा की एक टीम बनी थी जांच के लिए और वो टीम में सही पाया गया था कि भूख से मरे थे लोग। तो ये भूखमरी होती थी इस क्षेत्र में। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब यहाँ पर बीजेपी का गवर्नमेंट आया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने खाद्य सुरक्षा कानून इस प्रदेश में लाया, तब से भूखमरी बिल्कुल नहीं है। तो हम तो तब से इस छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। और अगर आज इस विकसित रूप में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ की तारीफ करते हैं तो हम लोग के लिए तो बड़ा उत्साह बढ़ाने वाला है जी। और ये उनका बड़प्पन भी है और इससे हम लोग को और ऊर्जा मिलती है और विकास की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। चलिए, सवालों की श्रृंखला को हम यहाँ पर विराम देंगे क्योंकि समय की एक मर्यादा है और समय की मर्यादा ये इशारा कर रही है कि मुख्यमंत्री जी ने हमको इतना वक्त दिया है। और जो इस बार माइंड समिट IBC24 2025 लेकर आया था, इसमें 2 साल की सरकार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह सरकारों के कार्यकाल को अच्छी तरह जनता ने भी अपना आकलन किया है। आज स्वयं जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस मंच पर विराजमान है, जिस सहजता से उन्होंने हर एक सवाल और हर सेक्टर के सवाल उनका उत्तर दिया है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब केंद्र की सरकार आपके साथ मिलकर आपको डबल इंजन का दर्जा देती है तो फिर रफ्तार वाकई चौगुनी ही रखनी पड़ेगी। इसके लिए हम आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हैं इन 2 वर्षों के पूरे होने पर और अगले 3 वर्षों के लिए। और आपके संकल्पों के साथ प्रदेश की विकास यात्रा आगे बढ़े, पूरी हो, ये उम्मीद करते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तालियां बजती रहें थोड़ी देर तक। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री।